सोचिए एक 13-14 साल की बच्ची है, उसे पहले फ्री में बर्गर, कोल्ड ड्रिंक और गिफ्ट दिए जाते हैं और धीरे धीरे फिर उसे नशा, उसके बाद धमकी और फिर एक रात 30 से 40 मर्द उसके साथ उसका शोषण करते हैं। ये कोई क्राइम वेब सीरीज़ नहीं है, ये ब्रिटेन का रियल ग्रूमिंग गैंग स्कैंडल है जिसमें ज़्यादातर आरोपी पाकिस्तानी मूल के थे। इनमें से दो नाम बार बार सामने आते हैं, कारी अब्दुल रऊफ़ और आदिल खान। ब्रिटेन ने इनकी नागरिकता छीन ली, जेल भेजा, लेकिन आज तक इन्हें पाकिस्तान डिपोर्ट नहीं कर पाया। अब पाकिस्तान ने अचानक एक नया सौदा रख दिया है कि हम तुम्हारे ये वापस ले जाएंगे, लेकिन बदले में लंदन में बैठे हमारे दो दुश्मन हमें सौंपो। ये सिर्फ क्राइम की स्टोरी नहीं है, पॉलिटिक्स, मिलिट्री और ट्रांजिशनल दबाव की कहानी है। इस वीडियो में बताएंगे आपको इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी हुई हर एक बात विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह और आप देख रहे हैं दी एज। सबसे पहले समझते हैं कि ग्रूमिंग गैंग केस है क्या। ब्रिटेन में 1990 के बाद कई टाउन्स में एक अलग तरह का पैटर्न दिखा। रोचेडम, ओल्डहम जैसे शहरों में नाबालिग ज़्यादातर वाइट लड़कियों को फूड जॉइंट्स, टेक अवे दुकानों, टैक्सी नेटवर्क के जरिए टारगेट किया गया। उन्हें शराब, ड्रग्स, गिफ्ट देकर फंसाया जाता, फिर अलग अलग फ्लैट्स में ले जाकर शोषण किया जाता। रिपोर्ट्स और इंक्वायरी से सामने आया कि सिर्फ कुछ केस नहीं थे, हज़ारों लड़कियां ऐसे नेटवर्क का शिकार बनी। कुछ आंकड़े 1400 से ज़्यादा पीड़ित सिर्फ एक ही शहर में बताते हैं। एक पीड़िता ने बयान दिया था कि एक रात में 40 लोगों ने उसके साथ शोषण किया। रोचेडल केस में जिन लोगों पर फोकस है वो है कारी अब्दुल रऊफ़ और आदिल खान। दोनों पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश नागरिक थे। 2012 में इन्हें कोर्ट ने बच्चियों को फंसाने, नशा देकर बार बार यौन शोषण करने और दूसरे मर्दों के हवाले करने के आरोप में दोषी माना। जेल की सज़ा हुई, बाद में ये अपनी सज़ा का हिस्सा काट कर रिहा भी हो गए। ब्रिटेन के पॉलिटिक्स में ये इतना बड़ा इशू बना कि पीएम कीर स्टारमर तक को ग्रूमिंग गैंग पर नेशनल लेवल इंक्वायरी अनाउंस करनी पड़ी और एलन मस्क जैसे ग्लोबल नामों ने भी इसे सोशल मीडिया पर ब्रिटेन का काला दाग कहा। तो अब सवाल यह है कि ब्रिटेन इन्हें पाकिस्तान भेज क्यों नहीं पाया। तो 2018 में ब्रिटेन ने इन दोनों की यूके सिटीजनशिप छीन ली ताकि इन्हें पाकिस्तान डिपोर्ट किया जा सके। लेकिन इधर एक लीगल ट्विस्ट था। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों पहले ही अपनी पाकिस्तानी नागरिकता छोड़ चुके थे, यानी अब ये स्टेटलेस हो गए थे, ना ब्रिटिश न पाकिस्तानी। पाकिस्तान की सरकार सालों तक ये कहती रही कि जब इनके पास वैध पाकिस्तानी नागरिकता ही नहीं है तो हम इन्हें कैसे और क्यों स्वीकार करें। ऊपर से पाकिस्तान के अंदर भी ये दलील दी गई कि ऐसे हाई प्रोफाइल सेक्स ऑफेंडर्स को वापस लेने से सोशल और सिक्योरिटी रिस्क बढ़ सकता है। इधर यूके के भीतर काफ़ी गुस्सा था। कई एमपीज लगातार कह रहे थे कि रोचेडल जैसे केस के अपराधियों को पाकिस्तान भेजो, उन्हें ब्रिटेन की धरती पर रहने का एक दिन भी हक नहीं है। यानी एक तरफ पॉलिटिकल प्रेशर था, दूसरी तरफ लीगल और डिप्लोमेटिक दीवार। मामला यहीं अटका हुआ था जब तक 2025 में पाकिस्तान ने अचानक सौदा वाली भाषा नहीं दी। तो अब आते हैं 2025 की उस मीटिंग पर जिसने सारी बहस पलट दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 4 दिसंबर 2025 को इस्लामाबाद में पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी और यूके हाई कमिश्नर जेन मैरियट की क्लोज डोर मीटिंग हुई। सरकारी प्रेस नोट की भाषा बहुत नॉर्मल थी, सिक्योरिटी कोऑपरेशन, फेक न्यूज़ से निपटना वगैरह वगैरह। लेकिन अंदर क्या हुआ वो लीक हुई डिटेल से बनता है। बताया गया कि नकवी ने मीटिंग में दो चीज़ें की। रोचेडल ग्रूमिंग गैंग के दोषियों कारी अब्दुल रऊफ़ और आदिल खान के लिए पाकिस्तान की तरफ से ट्रैवल डॉक्यूमेंट जारी करने पर सहमति का संकेत दिया। यानी पाकिस्तान पहली बार तैयार दिखा कि अगर शर्तें मानो तो इन्हें वापस ले लेंगे। साथ ही लंदन में रह रहे दो पाकिस्तानी नागरिकों के प्रत्यार्पण और औपचारिक डॉक्यूमेंट ब्रिटिश हाई कमिश्नर को सौंपे। ये है शहजाद अकबर और आदिल राजा। अब ये दोनों नाम कौन हैं ये जान लेते हैं। शहजाद अकबर इमरान खान सरकार में एंटी करप्शन मामले देखने वाले फेडरल मिनिस्टर रहे और पीटीआई के काफ़ी क्लोज माने जाते हैं। उन पर पाकिस्तान में अलग अलग केस लगे हुए हैं। वे बाहर निकलकर यूके में बस गए और वहाँ से पाकिस्तान की मिलिट्री सिविलियन एस्टेब्लिशमेंट पर लगातार सवाल उठाते रहे हैं। आदिल राजा कौन है? तो पाकिस्तानी आर्मी के पूर्व मेजर जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद यूके में सेफ्टी ली और सोशल मीडिया खासकर यूट्यूब पर पाकिस्तानी मिलिट्री और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पर सीधे सीधे आरोप लगाने शुरू किए। पाकिस्तान का नैरेटिव है कि ये एंटी स्टेट प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और इन्हें वापस लाकर सज़ा दी जानी चाहिए। कई अंतर्राष्ट्रीय पोर्टल्स इसको क्विड प्रो क्वो डील बता रहे हैं, यानी साफ भाषा में कहें तो तुम्हें हमारे चाहिए, हमें तुम्हारे यहाँ बैठे हमारे दुश्मन चाहिए। लीगल पेच और ट्रांजिशनल रिप्रेशन की बात करते हैं।
अब इस सवाल है कि क्या ये डील वाकई मुमकिन है। सबसे बड़ी दिक्कत है कि यूके और पाकिस्तान के बीच कोई रेगुलर एक्सट्रेडिशन ट्रीटी नहीं है, यानी ऑटोमेटिकली वांटेड भेजने लाने का मैकेनिज्म नहीं बना हुआ है। हर केस में अलग अलग लीगल और डिप्लोमेटिक प्रक्रिया होती है। दूसरी बात ये कि ब्रिटिश कोर्ट्स का ट्रैक रिकॉर्ड ये भी है कि जहां भी उन्हें लगे कि केस पॉलिटिकली मोटिवेटेड है या उस शख्स को वापस भेजने पर उसे टॉर्चर, फर्जी केस या पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन का खतरा है, तो वहां से वे एक्सट्रेडिशन रोक देते हैं। पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड और पॉलिटिकल डिसेंट पर कार्रवाई को देखते हुए शहजाद अकबर और आदिल राजा के मामलों में ये सवाल बहुत बड़ा होगा। कई राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस और कमेंटेटर्स इस पूरे सौदे को ट्रांजिशनल रिप्रेशन का उदाहरण बता रहे हैं। मतलब कोई सरकार विदेश में बैठे अपने आलोचकों को चुप करने के लिए दूसरे देशों पर प्रेशर बनाती है, और यहाँ तो प्रेशर टूल के रूप में सेक्स ऑफेंडर्स को यूज़ किया जा रहा है। ब्रिटेन के अंदर भी ये सवाल उठ रहा है कि क्या बच्चियों के मुद्दों को यूज़ करके किसी विदेशी सरकार को उसके पॉलिटिकल दुश्मन सौंपना नैतिकता के दायरे में आता है, नैतिकता के रूप से ठीक है या नहीं। पाकिस्तान क्या चाहता है ये समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से कहानी पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स पर आ जाती है। रिपोर्ट्स कहती है कि जनरल आसिम मुनीर, जो एक साथ आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की पोजीशन संभाल रहे हैं, इमरान खान समर्थक नेटवर्क और सोशल मीडिया क्रिटिक्स को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट की तरह देखते हैं। इन पर काफ़ी आरोप लगे हैं कि वे डिसिडेंट्स को विदेश से भी उठवाने की कोशिश करते हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में लिखा है कि पाकिस्तान की सरकार, खासकर मौजूदा सेटअप, ये मानता है कि लंदन में बैठे ये दोनों चेहरे अकबर और राजा इमरान खान के नैरेटिव को जिंदा रखे हैं और पाकिस्तान के अंदर गुस्सा भड़का रहे हैं। इस को वापस लेने की तैयारी भी असल में एक बार्गेनिंग चिप है, ताकि इन आलोचकों को किसी भी तरह से वापस खींचा जा सके। इधर यूके में हिंदू सिख ग्रुप्स, कई एमपीज और मीडिया आउटलेट्स लंबे समय से ये पॉइंट उठाते रहे हैं कि एशियन ग्रूमिंग गैंग्स कहना दरअसल एक तरह से पाकिस्तानी मूल अपराधियों को डाइल्यूट करना है। और अब जब पाकिस्तान खुद इन्हें डील का हिस्सा बना रहा है, तो इस पूरे नैरेटिव पर भी बहस तेज हो गई है। तो पूरी तस्वीर क्या बनी? एक तरफ है रोचडेल जैसे केस, जिनके अपराधों ने ब्रिटेन की पॉलिटिक्स, पुलिस, मीडिया सब पर सवाल खड़े किए। दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्हें पाकिस्तान गद्दार बोल रहा है, लेकिन यूके में उन्हें पॉलिटिकल डिसिडेंट्स माना जाता है। बीच में फंसी है दो सरकारें, एक मिलिट्री डोमिनेटेड स्टेट और दूसरी डेमोक्रेसी, और उनके बीच घूमती है एक डील। अब अगला सवाल यह है कि यूके अगर इस तरह के कोई प्रोको पर हाँ करता है, तो क्या ये मिसाल बन जाएगा कि कल को कोई भी देश अपने रेपिस्ट, टेररिस्ट, माफिया को चिप की तरह रखकर पॉलिटिक्स या दुश्मनों की डीलिंग करे, या फिर ब्रिटिश कोर्ट्स और ह्यूमन राइट्स लॉ इस रास्ते को यहीं रोक देंगे? आपको क्या लगता है कि यूके को क्या करना चाहिए? आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा आप ये भी हमें बता सकते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए DH को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।